जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जी सीरीज के तहत जो हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की क्लास को लेकर चल रहे हैं, इसमें ये पहली क्लास जो थी वो भूमिका पर बेस्ड थी और मैंने पूरा प्रयास किया है कि भूमिका की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। साथ में भूमिका से रिलेटेड जितने की पॉइंट थे उसको भी मैंने उसी क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से अगर आप क्लास देखेंगे तो ये आपका क्लास है और क्लास के तहत ही जो है इसमें जो भूमिका है, भूमिका से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आपको बार बार रिवीजन करना, क्योंकि यही जो है आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी समझ के लिए तो बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, उसमें कोई चीज आपका मुझे नहीं लगता अपनी तरफ से छोड़ा है। अब यहाँ पे क्रम से जब अपभ्रंश काल पे हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है, तो चैप्टर में सबसे पहले ये अपभ्रंश काल की बात करते हैं। अपभ्रंश में भी हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, इसके बाद अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचना, फिर श्रृंगार और वीर दर्पूर्ण काव्य, प्राकृत पैंगम और हिंदी के कवि। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, इसके संबंध में जो है लेखक क्या कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। देखिए आर्य और अनार्य आपको यूजीसी नेट में जो हमने संस्कृति के 4 अध्याय कराया उसमें भी बहुत एक पूरा चैप्टर है आर्य आर्यतर जातियों का, जिसपे दिनकर जी ने बहुत विस्तृत विवेचन किया है, बताया है। और जो भी बच्चे हैं उनको क्लास लें आर्य और आर्यतर वाला जो है प्रथम अध्याय में, क्योंकि वो प्रकरण में डिवाइड है, तो उसमें आप देखेंगे जो चैप्टर है आर्य आर्यतर वाला उसको लें। देखिए जब भी ये कहते हैं कि आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है, इनके उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय होता है। अब दक्षिण में आप देखिए जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, फिर गुजराती, पंजाबी। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार के संवर्धन और सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत हो उठती हैं। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण एक जाति का दूसरी जाति से संबंध होना अनिवार्य है, पर उसका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। कोई भी जाति हो, लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे आर्य भाषा है, उनके साथ अलग अलग जातियाँ आई कि इनमें। अब उसमें क्रम से इन्होंने बताया वो तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो। लेकिन ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इतिहास में आंध्र प्रदेश जिसका गठन हुआ है भाषा के आधार पर हुआ है। मतलब हर एक जाति अपनी सुरक्षा के प्रति ज्यादा सचेत है और अपनी विशिष्टता को बनाए रखने पर जोर देता है। हाँ, एक बात ये भले ही है कि भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण एक जाति का दूसरी जाति से जुड़ा होना अनिवार्य है, लेकिन उनका जोर अपनी विशिष्टता बनाए रखने पर होता है। हिंदी क्या है? हिंदी जो है वो अन्य भाषाओं से 2 अर्थों में अलग है। किन 2 अर्थों में? एक तो क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। 2 अर्थ में हिंदी अन्य भाषा से अलग है, क्षेत्रीयता और भाषा समुच्चय। अन्य जो भाषा है उनके संबंध में लेखक कह रहे हैं कि वो एक क्षेत्रीय है, जबकि हिंदी क्या है? बहुक्षेत्रीय है। यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है, तो हिंदी प्रदेश क्या है? अनेक भाषा और बोलियां, अनेक भाषा और बोलियों, राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि का समुच्चय है। तो आप ये देखेंगे कि सबके पास तो सिर्फ अपना ही एक भाषा प्रमुख है, लेकिन हिंदी हिंदी अनेक भाषा और बोलियों को अपने आप में उसका समुच्चय बन के आता। राजस्थानी, ब्रजी, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, यानी हिंदी को अन्य भाषाओं से अलग इसलिए किया जाएगा क्योंकि क्षेत्रीयता के आधार पे, समुच्चय के आधार पे हम अलग हैं, और सब एक क्षेत्रीय तो हम बहुक्षेत्रीय हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वारानिको, इसे क्या कहते हैं? भाषा व्यवस्था कहते हैं। पंडित आचार्य वारानिको करके हैं, उन्होंने भाषा व्यवस्था का है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी हैं। अब प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका क्षेत्र क्या था? सार्वदेशिक था।
जिस रूप में वे उपलब्ध है उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में क्या था? इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, यानी संस्कृत है, प्राकृत, अपभ्रंश, उनका व्याकरणिक ढांचा अलग था, उनकी प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में ये निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं या जातीय भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब ये धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली, ये खंडित हो चुका है। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है, ये सत्य है। यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदी या बांग्ला या अपभ्रंश से निकला, ये तो खंडित हो चुका, लेकिन जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से, एक तो शब्द समूह, उच्चारण, व्याकरणिक ढांचा, इनके अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्या कारण है कि कह रहे हैं कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता? उसका दो कारण है, शब्द समूह, उच्चारण और व्याकरणिक ढांचा, इसमें अंतर है। लेकिन हमने अपभ्रंश की विरासत से लिया है। जातीय स्तर पे देखें तो और भी जो जातीय भाषा है उन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश से लिया है, किंतु सांस्कृतिक निरंतरता के लिए उनका अध्ययन तो जरूरी है। अगर हमें सांस्कृतिक स्तर पे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या रहा वो पढ़ना है तो हमें अपभ्रंश को भी पढ़ना ही है। अब आगे कह रहे हैं कि हिंदी जैसा कहा जा चुका है, हिंदी जो है वो कई बोली और भाषाओं का समुच्चय है। इनमें बोली भी है, भाषाएं भी। इन बोली और भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे भी अलग अलग है, फिर भी वे शब्द समूह, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और रूप विधान के वैविध्य में भी जातीय एक सूत्रता से जुड़ी हुई हैं। अब अंतर आप समझिए। अपभ्रंश को इन्होंने बताया कि सब समुच्चय के आधार पर अगर देखें, व्याकरणिक ढांचे के आधार पे हिंदी का अनिवार्य अंग नहीं माना जा सकता, लेकिन हमको सांस्कृतिक एक कहते हैं अनिवार्यता या निरंतरता को समझने के लिए अपभ्रंश पढ़ना जरूरी है। बाकी हिंदी विभिन्न भाषा और बोलियों से जो मिलके बना है, उनमें सबसे बड़ी बात है कि जाति एक सूत्रता वो है। अवधि जैसे है, अवधि भाषा भाषी ब्रजी समझ लेता है, और जो ब्रज में भाषा भाषी बोलने वाला वो अवधि समझ लेता है। मैथिली साहित्य भी ब्रजवासियों और अवध निवासियों की समझ में आ जाता है, और ब्रजभाषी अवधि में लिख सकता है और अवधि क्षेत्र में रहने वाला ब्रज में लिख सकता है। तुलसीदास ने तो समान अधिकार से अवधि और ब्रज दोनों में ही लिखा है। एक समय तो ब्रजभाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका था, हिमाचल से विदर्भ और राजस्थान से असम तक। यदि उनमें गद्य लिखा जाता रहा होता तो खड़ी बोली का स्थान शायद वही ब्रज ही लेता। आज प्रत्येक भाषा भाषी क्षेत्र में खड़ी बोली जो है साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, पत्रकारिता, विचार विनिमय, राजकाज का माध्यम स्वीकृत हो चुकी है। इससे इसकी जातीयता स्वतः सिद्ध है। तो हिंदी की जातीयता के संबंध में और जाति एक सूत्रता के संबंध में यहाँ पे बच्चन जी ने कहा कि कैसे एक जगह की बोली भाषा को हमारे यहाँ पे जाति एक सूत्रता के अलावा कारण जो है अवधि वाला ब्रज समझता है, ब्रज वाला अवधि समझता है। और एक समय तो ऐसा भी था कि ब्रज भाषा पूरे हिंदी क्षेत्र की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम था, हिमाचल से विदर्भ, राजस्थान से असम। अच्छी बात ये थी कि वो पद्य में ही बातें थी। अगर पता लगता कि इसमें गद्य भी लिखा गया होता तो कह रहे थे कि क्या पता है खड़ी बोली आता ही नहीं। और तुलसीदास का तो बहुत विशेष तौर पे इन्होंने मेंशन किया कि तुलसीदास का समान अधिकार अवधि और ब्रज दोनों पे था। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पे अपभ्रंश जो है वो किन दो कारणों से अलग है। ये दो कारण इन्होंने एक बता दिया कि जो शब्द समूह जो है वो, और सब समूह के अलावा अगर देखें तो सब समूह के अलावा उसका जो व्याकरणिक ढांचा ये, इसके कारण ये जो है अलग हो जाता है, इसलिए हमें ये समझना है। तो इन्होंने अपभ्रंश से हिंदी का अलगाव क्या है वो चीज यहाँ पे समझाया। इसके बाद जातीय एक सूत्रता में हिंदी जो है कैसे केंद्र में है और कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो समझाया। लेकिन कहते हैं कि अब हिंदी की जातीयता तो ये एक तरीके से स्वतः सिद्ध हो गई है ऐसे,
लेकिन कहते हैं कि इतिहास पर जोर देने वाले रूसी लेखक भी जब ये कहते हुए देखे जाते हैं कि हिंदी भाषा भाषियों की कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है। कौन कहता है ऐसा? रूसी लेखक। तो आश्चर्य होता है, बच्चन जी कहते हैं, इतिहास पर जोर देने वाले लेखक कहते हैं कि हिंदी की तो कोई निश्चित जातीय चेतना नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन किया है, नाम है कुद्रियातोस्वे, ये कोई रूसी लेखक है कुद्रियातोस्वे करके, इनकी अपनी खुद की कोई पुस्तक है, हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात, ये किताब का नाम है। उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बिरादरी और जात पात में लिखा है कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा उदाहरण के लिए तमिलों या गुजरातियों के मामले में है। यद्यपि ये इलाका और उनकी आबादी सामान्य इतिहास के सूत्रों से आपस में बंधे हुए हैं, तो ये स्पेशली इनके लिए बोला गया कि हिंदुस्तान की आबादी की कोई निश्चित चेतना नहीं है, जैसा कि एग्जाम्पल में तमिल या गुजराती के मामले में है। ये रूसी लेखक और भी बता रहे हैं कि ओस्को ओल्कावा करके हैं, वो हिंदुस्तानियों को एक जाति समूह मानती है, ये मानते हैं कि एक जाति समूह है। उनके विचार के अकॉर्डिंग देखें तो ये लोग कहते हैं ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक दासत्व के कारण एक स्थिर जाति समुदाय का निर्माण नहीं कर पाए हैं। तो रूसी लेखिका है ओस्को लोवा करके हिंदुस्तानियों को एक जातीय समूह मानती हैं और उनके विचार से कहते हैं कि ये लोग ऐतिहासिक विकास की विलक्षणता और दीर्घकालीन औपनिवेशिक जो दासत्व रहा है उनके कारण एक स्थिर जो जाति समुदाय है वो निर्माण नहीं कर पाए, वो कारण है पीछे। फिर वही चीज वारानिको, 3 लोगों का मेंशन किया, कुद्याओश्व करके उसको वाला, फिर वारानिको को कहते वही मत इनका भी है। यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश की जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा, यदि कोई हिंदुस्तान या मध्य देश इनकी जातीयता को तमिलनाडु और बंगाल की जातीयता के समकक्ष देखना चाहेगा, तो वह ऐतिहासिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर बनाए बनाए सिद्धांत खोजने का प्रयास करेगा। बहुत से ऐसे प्रदेश, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो आंध्र प्रदेशवाद से ग्रस्त हैं। यदि हिंदुस्तान की जातीयता उसी तरह की होती तो राष्ट्रीय एकता क्षतिग्रस्त हो उठती। यह वह केंद्र है जिस पर राष्ट्रीय एकता निर्भर करती है। इसके अंतर विरोध इसे प्रदेशवादी नहीं होने देते। इनकी सहिष्णुता सबसे बड़ी बात है, टॉलरेंस, प्रदेश निरपेक्षता, विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता ही इसकी जातीय विशेषता है। तो कोई कुछ भी कहे हमारी राष्ट्रीय एकता के संबंध में, उन्हें तो उतनी अच्छी समझ ही नहीं है। यहाँ की विशिष्ट बौद्धिकता, गहरी राष्ट्रीयता, सहिष्णुता, प्रदेश निरपेक्षता ही तो हमारी जातीय विशेषताएं हैं। और जातीयता के संबंध में वो और चीजों को आंध्र प्रदेशवाद या और चीजों से ग्रस्त होकर देखें तो नहीं समझ पाएंगे। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध कह रहे थे कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है यह जाति निरंतर वीरतापूर्वक लड़ती रही। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुकुट इस जाति के माथे पर बरता है। भक्ति आंदोलन अपने अंतर विरोधी के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध इतने प्रखर रूप में इसी क्षेत्र में उदित हुआ, पर आर्थिक दृष्टि हिंदी के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। जातिवाद का बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है। इन व्यवधानों के हटते ही इसकी जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए नहीं संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एक समस्या बस रह गई है, बाकी कह रहे हैं चाहे विदेशी आक्रांता है उनके विरुद्ध ये प्रदेश जो है बहुत वीरता के साथ लड़ा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें भी हम लोग वैसे ही आगे आए। उससे भी बड़ी बात है भक्ति आंदोलन, जो कि बहुत अंतर विरोधों के बावजूद सामंतवाद के विरुद्ध लड़ना था, तो भी हम खड़े हुए। समस्या आर्थिक दृष्टि से हिंदी के क्षेत्र के पिछड़े होने की है। और रही बात जातिवाद का, तो वो बंधन बहुत कम शिथिल हुआ है और ये व्यवधान हटेगा तो जातीयता की भूमिका अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी रही ही नहीं। हम एक प्रादेशिकता के संकीर्ण सीमा में बंध जाए, ऐसा मध्य देश की विशेषता नहीं रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 9वीं शताब्दी के अंत में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है, गौड़ आदि देशों के कवि संस्कृत में, लाट देश के कवि प्राकृत में, मरुभूमि और पंजाब के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं। अवंतिका
परयात्र और दसपुर आदि प्रदेशों के कवि भूत भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। अब ये पता है ये सब आप कहाँ पे पढ़ेंगे? जिसने संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा उसमें भूत भाषा और ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मध्य देश के कवि की बात आप किस श्रेणी में उनको डालेंगे? तो उनके लिए यो मध्य देशम निवासति सा कवि सर्वभाषा निसाहड़ा। सबसे बड़ी बात है उसे किसी भाषा विशेष में रुचि नहीं है। मध्य देश के लोगों को वो तो सभी भाषाओं में समान रुचि रखता है। मध्य देश की माटी का ही गुण है कि वह अपने लोगों को उदार बना देता है, सहिष्णु बना देता है, लिबरल बना देता है। संभवतः राजशेखर जब 9वीं सदी में बात लिखते हैं, राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि बिट बहेलिया आदि के बीच बैठते हैं। अतः ऐसे कवियों की भाषा कैसी होगी? जनभाषा हो सकती है। किंतु उत्तर भारत जो सामान्यतः हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा होगा, उनकी लोक भाषा 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। इन शब्दों का प्रयोग मुसलमानों ने भी किया है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049 में मिलता है। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। तो इन्होंने देखिए राजशेखर को लेके जो भूत भाषा का प्रयोग विशेष तौर पे अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया है, उसके संदर्भ में इन्होंने ये बात कही। तो यहाँ पे जो भूत भाषा के कवि किनके बीच, विट या बहेली आदि के बीच बैठते हैं। एक तरीके से आप ये समझिए कि भूत भाषा का एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज जो है जिसके कोई वक्ता अगर देखें तो उस तरीके से जीवित नहीं है, उतना ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं है। ठीक है, या वो उस तरीके से जैसे सामान्य बोलचाल में प्रयोग में कोई भी लैंग्वेज आता है तो उतना ये अर्थवत्ता अपना नहीं रखता है। तो कह रहे हैं कि संभवतः राजशेखर ने भी अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। लेकिन बात रही अगर लोक भाषा 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो वो हिंदवी या हिंदी कही जाती है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग जो है वो हमें अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है। वो भी क्यों मिलता है, किनके संदर्भ में? जब महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कालिंजर के घेरे का जो उल्लेख आता है, गजनवी ने 1020 में कालिंजर पर घेरा डाला था। कालिंजर पे जो घेरा डाला था तो सईद कहते हैं, अबू सईद कहते हैं, उनके अनुसार कालिंजर का जो दुर्ग का अधिकारी था, यानी किले का अधिकारी नंद, उसने महमूद गजनवी की प्रशंसा की, किले का अधिकारी, और उसने की प्रशंसा में लुगात ए हिंदवी में एक कविता लिखी थी। लुगात ए हिंदवी का अर्थ है हिंदवी शब्द, पर यह हिंदवी क्या है? संस्कृत और अपभ्रंश के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसे बुंदेलखंडी का पुराना रूप माना जा सकता है। खेद है कि उपयुक्त कविता अब नहीं है, प्राप्त नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि प्रसिद्ध जीवनी लेखक का नाम औफी है 13वीं शताब्दी ने। तो औफी ने बताया है कि लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मसूद सलमान, उनका भी बताया 1050 ने हिंदी या हिंदवी में एक दीवान लिखा था। इन्होंने लिखा था औफी ने। अब इन्होंने लिखा था, संभवतः ये कहते हैं कि लाहौरी बोली में लिखा गया होगा। इसके बाद अमीर खुसरो 1253 से 1325, वो भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। यहाँ पर हिंदवी का मतलब क्या है ये भी समझने की बात है। हिंदवी का मतलब यहाँ पे दिल्ली की जो आसपास की खड़ी बोली है ना, दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली को कह रहे हैं। बाद में इसी को कहते हैं हिंदी कहा जाने लगा। हिंदी का इतिहास भी कम लंबा और रोचक नहीं है। हिंदी के 2 अर्थ हैं, एक तो हिंद देश के निवासी और हिंदी भाषा। हिंद के निवासियों को इकबाल ने हिंदी कहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्पष्ट है कि हिंद से हिंदी बना, पर हिंद का इतिहास भी अंधकार के गर्त में छिपा हुआ है। ये प्रश्न है कि यह शब्द कब और कहाँ से आया, कैसे बना और किनके द्वारा प्रयोग में आया, आज भी समाधान की अपेक्षा रखता है। इनके संबंध में कहते हैं कि 2 मत अभी भी प्रचलन में है। एक तो प्राचीनतावादी पंडितों का मत है और भाषा वैज्ञानिकों का मत है। पहला मत हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है,
मेरु तंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में एक बात लिखा है, यानी हिंदी या हिंदू को संस्कृत सिद्ध कर देता है। इस तरह के हिंदू धर्म प्रालोपतारो जयंते चक्रवर्तिना हीनश्च दूष्यत्वे हिंदूरितिच्युते प्रिय, अर्थात हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला, और हीन का अर्थ क्या होता है? म्लेच्छ। हिंदू का अर्थ हीनों को दूषित करने वाला, हीन का अर्थ म्लेच्छ। मेरुतंत्र सांप्रदायिक ग्रंथ मालूम पड़ता है और यूरोप वासियों के यहाँ आने पर लिखा गया है। इसमें एक स्थान पर फिरंगी शब्द का प्रयोग हुआ था, इसकी प्रामाणिकता वैसे भी खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, तो बहुत ज्यादा कोई आधारहीन ग्रंथ हो सकता है जहाँ पे मेंशन है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख आपको जो मानना चाहिए वो ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, आवेस्ता ग्रंथ, वेंदिदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के अर्थ में है। वेंदिदात में हत हिंदू शब्द सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। तो यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि ये भाषा वैज्ञानिक कह रहे हैं और ये कह रहे हैं हिंदू का प्राचीनतम जो उल्लेख है ईरान सम्राट है, उनका नाम है दारा, उनका अभिलेख है, और अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, वेंदिदात। यहाँ पे आपको हिंदू का अर्थ भारतवर्ष के संदर्भ में हुआ है। वेंदिदात में हत्य हिंदू शब्द सिंधु अनेक पवित्र स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदुत्व हिंद या भारत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। हिंदू का उ लुप्त होकर हिंद रह गया है, इसी से बना हिंदी। भाषा वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ईरानी में श ध्वनि नहीं होती है। अब देखिए, ईरानी में कहते हैं कि सा नहीं होता है। अब ईरानी में अगर सा ध्वनि नहीं होती है और ना महाप्राण ध्वनियां हैं, तो सिंधु देश, अब वहां सा तो होता नहीं है, तो सा नहीं होता, तो सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर जब ईरानी आए हैं तो उनके यहाँ क्योंकि सा का प्रयोग तो होता नहीं है, तो सा का ये लोग हा प्रयोग कर दिए और धा का प्रयोग ये दा का कर दिए। इस तरह हो गया। रामविलास शर्मा ने इस पर आपत्ति की है। जो ईरानी वाले बात में ये कहा गया कि उनके यहाँ सा का प्रयोग नहीं होता, इन्होंने आपत्ति की है। हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता है कि ईरान के लोग जो है वो सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे, क्योंकि सा उनके यहाँ नहीं था, यही उन्होंने कहा है, और वहां के निवासियों को हिंदू, हिंदुई या हिंदी कहने लगे। ईरान के लोगों को सा का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई होती होगी, इसलिए उन्होंने सा की जगह हा कही। ये रामविलास शर्मा जी ने इस पर आपत्ति की है, क्योंकि हिंदी शब्द कैसे बने इस बारे में प्रचलित मान्यता यही है कि वो सा पहले तो ये बोले कि सा था नहीं, या अगर है भी तो उच्चारण नहीं कर पा रहे, कठिनाई हो रहा है, इसलिए उन्होंने सा की जगह हाँ कह दिया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, शाज, सागर ऐसे 25 शब्द हैं जिनमें ईरानियों को सा का उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे तर्क, जितने शोध होते हैं ना, फिर नए नए तर्क आते हैं, इसीलिए तो मानने में करेंगे फारसी में फिर शाल, सादगी, शौज, सागर, यहाँ पर नुक्ता के साथ जो है, आगत ध्वनियों के नुक्ता के साथ 25 शब्द हैं, उनमें तो ईरानियों को सा कहने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से होते हैं जो शाल से शुरू होते हैं। अब वहाँ की बता रहे हैं, जैसे साजदिन, साजिदन बनाना, शखन तौलना, ये भी है। ईरानियों ने सा के स्थान पे ह का उच्चारण करना यहाँ जरूरी तो नहीं समझा। इनके सिवा श, अब जैसे श में है तालव्य, मूर्धन्य, दंत, तो ये कह रहे हैं कि जैसे तालव्य श है, इनके सिवा श से आरंभ होने वाले या सा, श युक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में है जिनके समानांतर भारतीय भाषाओं के शब्दों ने स, श का स्थान ह को दे दिया है। इससे सिंध का हिंद ईरान में बना या भारत में समस्या पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि स का हा में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। कश्मीरी में हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में स भी है और उनके स्थान पर ह भी उच्चारित होता है। इससे ध्वनित होता है कि ह ध्वनि जो यहाँ की किसी प्राकृत में सा के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते वो ईरान पहुंच गई हो। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त, अशुर को अहुर कहना शुरू कर दिया। रामविलास जी ने श ह संबंधी जिन मान्यताओं का खंडन किया वो सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में समर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं मालूम पड़ता है कि किसी प्राकृत की हा ध्वनि से जो श के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई हो और सिंधु देश में श से उच्चारित होने वाले शब्द को हा कर दे।
कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी, हड़प्पा के पहले भी कोई सभ्यता थी, और उनके जो सभ्य लोग थे वो सभ्य लोग सिंधु को हिंदू सब सिंधु को हत्ती हिंदू बोलते थे। कुछ दिनों तक वो भाग ईरानियों के अधिकार में था, ईरानियों को ये शब्द वहीं से मिल गया, उन्होंने उनको जो कहते हुए ले लिया, आर्यों ने हिंदू को सिंधु कह दिया। तो आज नहीं कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुवी से जोड़ते हैं, तो एक और भी टर्म है ब्राहुवी से भी जोड़ते हैं। ईरान के कहते हैं कि सुप्रसिद्ध बादशाह है नौशेरवा। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवा 531 से 579 ने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह है नौशेरवा, वो बजरोया नामक किसी विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजते हैं। इस अनुवाद की भूमिका में यानी पंचतंत्र की भाषा को ज़बानी हिंदी कहा गया है। यहाँ पर ज़बानी हिंदी का अर्थ संस्कृत है। 1227 में मिन्हाजुशिख इनकी पुस्तक हबकाते नासिरी में बताया गया है कि ज़बानी हिंदी में बिहार का अर्थ क्या होता है, मदरसा होता है। मतलब ज़बानी हिंदी में बिहार का अर्थ मदरसा है। यहाँ ज़बानी हिंदी का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा। एक जगह पे तो कह रहे हैं कि जो भूमिका में पंचतंत्र में कहा गया ज़बानी हिंदी, तो उसका अर्थ संस्कृत है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि मिन्हाजुशिख की पुस्तक हबकाते नासिरी में भी ज़बानी हिंदी प्रयोग में किया गया, लेकिन ये तो बिहार का अर्थ एक मदरसा, या तो यहाँ ज़बानी हिंदी का अर्थ पाली या अपभ्रंश होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध घुमक्कड़ इब्न बतूता 1333 रेहला इब्न बतूता में क्या लिखते हैं, किताबत अलावाज अल जदरात, दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बानी हिंदी का स्पष्ट अर्थ है कि हिंद के रहने वालों की भाषा। पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया, ये निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषा और बोलियों के लिए अलग अलग समय में हुए। कभी वो ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी के लिए, कभी देहलवी के लिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में क्या लिखा है, जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेते आही, जे ही मह मार्ग प्रेम कर सबे सराहे ताए। तो तुर्की हो, अरबी हो, हिंदुई भाषा जो है जेते आए, जे ही मह मार्ग प्रेम कर सब सराहे ताए। यहाँ पर हिंदुई अवधि है। जैसी इसी को भाषा भी कहते हैं। आदि अंत जस गाथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे। जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल और केवल ये मानते हैं कि खड़ी बोली है हिंदी या हिंदुई, वे दिग्भ्रमित हैं। और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं, वे इतिहास बोध से च्युत हैं। दोनों चीजें हैं। जो लोग सिर्फ हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली मान रहे हैं वो भी भ्रमित है, 80 वर्ष का मानते हैं वो भी च्युत। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई को हिंदुओं की भाषा कहते हैं। तो कुछ लोगों की भेदवादी दृष्टिकोण है, उन भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदवी और हिंदुई को किसकी भाषा कहते हैं, हिंदुओं की भाषा कहते हैं, और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। तो दो चीजें हैं, कह रहे हैं इनके भी दृष्टिकोण अलग है। हिंदवी और हिंदुई को क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान की भाषा है हिंदवी और हिंदुई, और हिंदी ये मुसलमान की है। इन लोगों को इंसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए थी। इंसा की रानी केतकी की कहानी में उसी में लिखा गया है, कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये तो हिंदवी की बात हुई ना। ये और इनके अलावा अगर ये तो इंसा अल्लाह की तरफ से हो गया। दूसरी कह रहे कि नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं, तो नूर मोहम्मद अपनी अवधि को, और वो कहते हैं हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बोते हिंदी भाग्यो। नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले हुए गिरिधर राय, उन्होंने 1743 में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, ब्रजी के लिए किया था। और वहां पे भी है, हिंदी माही फकीर के अक्षर ला गई 3, यह देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी थी। मीर जो है, मीर भी अपनी भाषा को हिंदी ही कहते हैं। क्या जानू लोग कहते हैं किसको, शरूरे कल्ब
आया नहीं है लफ्ज़ हिंदी जवा के बीच। 4 लोगों को गिना दिया, नूर मोहम्मद की बात कर दी इन्होंने, इंसा की बात कर दी, इनके अलावा मीर की भी बात कर दी, गिरधर राय की भी बात कर दी। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भी भ्रम फैलाया जाता है। क्या भ्रम फैलता है? वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। दक्षिणी वालों को कह रहे हैं हिंदी नहीं कहते, हिंदवी नहीं, हिंदी कहते, हिंदवी नहीं कहते। वहां पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए, उन्होंने लिखा है जवा हिंदी हिंदवी मुझसू होर दहलवी न जानू अरब होर अजब मशनवी। अतः ये स्पष्ट है कि हिंदी हिंदुवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं-13वीं शताब्दी में ही प्रयोग में आने लगे थे। हिंदी, हिंदुवी, हिंदवी, ये कह रहे हैं कि ये सब व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं-13वीं शताब्दी में प्रयोग में आने लगे थे। ये कहना कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयोग होता था और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा, ये अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है। ये नहीं कह सकते आप। क्या? ये स्पष्ट है कि हिंदी, हिंदवी और हिंदवी शब्द ये व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए है। 12वीं-13वीं में प्रयोग होता था शताब्दी में। ये कहना गलत हो जाएगा कि ये इनके मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए है। और कहते हैं कि इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर फिर से बहस शुरू हुआ। हिंदी और उर्दू एक ही जाति का साहित्य या जो दो हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं। इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और हिंदी उर्दू के कुछ, देखिए एकेडमिक वाले जो है ना, उनका हाथ है, या तो सांप्रदायिक तत्वों का हाथ है। सीधे बच्चन जी कह रहे हैं ये हिंदी उर्दू का भेद कौन पैदा कर रहा, कौन टकराव की स्थिति ला रहा है। उर्दू शब्द जो है इसका आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में भी अंतर अवश्य है। यानी खड़ी बोली हिंदी और उर्दू, खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में भी अंतर स्पष्ट है। पर ये अंतर कैसा अंतर आपको देखने को मिलेगा? शैलीगत, भाषागत नहीं है। तो यहाँ समझने की बात है कि खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की जो भाषा प्रयोग की विधि है हिंदी उर्दू में अंतर है, लेकिन वो अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं है। कथा साहित्य का जहां तक संबंध है, दोनों का अंतर बहुत कम है दोनों में। व्याकरणिक दृष्टि देखें तो दोनों एक ही हैं। इसलिए हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास जो है वो कहाँ पे? कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज में जो गिलक्राइस्ट हैं इनकी देखरेख में शुरू हुआ कि कैसे हमको हिंदी को उर्दू से अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ये काम कहाँ शुरू हुआ? बच्चन जी कह रहे हैं गिलक्राइस्ट की देखरेख में कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि 1800 में स्थापित हुआ था। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। लल्लू लाल कौन थे? ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ के ये नौकर थे लल्लू लाल। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इस नीति के तहत उन्होंने क्या लिखा? शो पाठशाला के लिए महाराजा धीराज शकल गुण निधान पुण्यवान महाजान मार्कुइस बलजली गवर्नर, बलजली मतलब बेलेजली गवर्नर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुनगाह के गुनियन सुखदायक जान गिलक्राइस्ट की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू लाल जी, लाल कवि कहाँ के थे? ये आगरा वाले थे, जिनका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कर नाम प्रेम सागर धरा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से सब परिचित हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों में भेद है। हिंदी उर्दू की जो उच्च शैलियां उनमें भेद है, पर बोलचाल की भाषा तो दोनों की एक है। दोनों ही अपने मूल से प्रेरणा लेती हैं। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में, देखिए यहाँ में उर्दू का भविष्य जो है हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है, वो उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जिसे बोलचाल की अन्य बोलियां और भाषाएं। बोरिस क्लुएव द्वारा संपादित पुस्तक है स्वतंत्र भारत जाति तथा भाषाई समस्या। उनमें एक स्थान पे बोरिस लिखते हैं कि उपरोक्त सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा इस समय स्वयं अपनी जातीय भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती है और विशेष क्षेत्र में यह साहित्यिक भाषा हिंदी जातीय भाषा व्यवस्था के एक संगठक अंग को प्रतिनिधित्व करती है। फिर से वही वारानिको ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर
क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किए जा सकते। अतः उर्दू और साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। अब यहाँ पे अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, ये दूसरा टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, कहते हैं हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। पहला ये स्टेटमेंट कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बंगला साहित्य बंगाली जाति का, मराठी साहित्य मराठी जाति का, गुजराती साहित्य गुजराती जाति का, इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया, विकास तो धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार का वनस्पति शास्त्रीय या प्राणी शास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है और उनके निरंतर या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता अविच्छिन्नता का यह कंटिन्यूयम आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर छनता और बनता है। इससे छनने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियां अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं, शेष अस्वीकृत अथवा रूपांतरित हो जाती हैं। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि ये अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियां और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी जाति का विकास, बांग्ला का वहाँ का है, मराठी का मराठी, गुजराती का गुजराती, कोई भी चीज रातों रात होता नहीं है। एक कह रहे हैं कि अविच्छिन्न प्रवाह के साथ चीजें बढ़ती रहती हैं, तो उसी क्रम में अगर देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इतिहास की इस प्रक्रिया के जो हिंदी साहित्य है उसको अपभ्रंश से जोड़कर आपको देखना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, दो चीजों में हमने देखा कि अपभ्रंश जो है शब्द समुच्चय और व्याकरणिक ढांचे के आधार पे हिंदी से भिन्न है, लेकिन जाती ये बात ये है कि जो हिंदी भाषा और बोलियों में बहुत सारी चीजों को अपने आप में आत्मसात करती है, वो बिल्कुल अपभ्रंश से तो नहीं अलग हो सकती है। अपभ्रंश से भी उसने किया कि जातीय विरासत के तौर पे चीजें ली हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपभ्रंश काव्य की अनेक विशेषताएं और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। तो जब विरासत के रूप में मिले हैं तो उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये कहने की बात है। अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर कहते हैं कि अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कैसा मतभेद है? इन मतभेदों को कहते हैं कि 3 प्रकार के मतभेद आते हैं कि हम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से कैसे जोड़ें। जैसे अपभ्रंश जो है वो पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल हैं, गुलेरी हैं, शुक्ल हैं, इसी मत के समर्थक हैं। यानी राहुल, गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल किस मत के समर्थक हैं कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी ही है और इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है, इसको खारिज नहीं कर सकते। ये एक मत हो गया। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती यानी बाद का अपभ्रंश जो है वो पहली वाली जो परिनिष्ठित अपभ्रंश है उसका विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती यानी बाद का अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए, ये कहने वाले हैं द्विवेदी जी। तो एक तरफ राहुल, गुलेरी और शुक्ल तो साफ साफ करें अपभ्रंश मतलब पुरानी हिंदी, मतलब कि जो हिंदी शुरू हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश का समय मान लो यहाँ से यहाँ तक रहा, तो ये जब खत्म हो रहा है यहाँ पे तो ये ट्रांजिशन फेज है। अब यहाँ पे मान लो हिंदी शुरू हो रहा है, तो ये जो एक बीच में ये जो है ना बीच का है, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स हुआ और इस मिक्स को कह रहे हैं कि मान लो अपभ्रंश ये एक तरीके से क्या पुरानी हिंदी ही है, ये मान लो। और ये मानने के लिए राहुल, गुलेरी और शुक्ल तैयार हैं, लेकिन हजारी प्रसाद अपभ्रंश हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं ये बात तो सही, लेकिन हिंदी के निकट है ये भी बात कह रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बाद के अपभ्रंश को साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए, द्विवेदी जी कह रहे हैं। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से अलग है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा ऐसा बात बोल रहे हैं।
हमने बताया ना कि दो आधारों पे अलग है, क्योंकि कह रहे हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से जब अपभ्रंश हिंदी से मैच नहीं कर रहा है, रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि क्या आप जबरदस्ती किए होगी, हाँ इसी आधार पे। तो तीन लोग होंगे, एक तो पूरे के पूरे अपभ्रंश मान रहे हैं, एक निकट मान रहे हैं, एक सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से ही जब नहीं मैच कर रहा तो क्यों मैच करा रहे हो जबरदस्ती, ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, इन्होंने चंद्र शर्मा गुलेरी ने सन 1921 की नागरिक पिछाड़ी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। किसने? गुलेरी जी ने किया था 1921 में नागरिक पिछाड़ी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से वो लेखमाला निकलना शुरू हुआ। अब इन लेखों को पुस्तक का आकार जो है वो कहते हैं दिया गया। इसमें उन्होंने लिखा था कि विक्रम की 7वीं सदी से 11वीं सदी तक अपभ्रंश की ही प्रधानता रही, और फिर क्या हुआ? फिर वह पुरानी हिंदी में बदल गई। तो 7वीं से 11वीं तक अपभ्रंश रहा और फिर उसको पुरानी हिंदी कह दिया गया। अब इसमें विभक्तियां घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति और वो कई काम देने लगी है। तो 7वीं से 11वीं तक तो अपभ्रंश की प्रधानता रही, और फिर घिस पिट के कह रहे हैं कि वो विभक्तियां घिस गई, खिर गई, एक विभक्ति हो गई और वो कोई काम देने लगी। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा। सबसे बड़ी बात है, एक कारक की विभक्ति दूसरे का भी काम चलने लगा। आगे चलकर वे पुनः क्या कहते हैं? आगे चल के गुलेरी जी फिर से कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है। ऐसे बढ़ा भी तो है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तो ये क्रम है ना। तो पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। यहाँ तक गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टता दो भाग में बांट देते हैं, पुरानी अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। तो गुलेरी जी अपभ्रंश को पुरानी और परवर्ती में बदल देते हैं। गुलेरी जी ने अपने निबंध, गुलेरी जी का अपना निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लेखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिरोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। किसने? गुलेरी जी ने अपने निबंध में इन्होंने हेमचंद के व्याकरण में जो उल्लेखित दोहा है और प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिरोध में जो संग्रहित रचना है उसका विद्वतापूर्ण विवेचन किया है गुलेरी जी ने। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थी गुलेरी जी। ये चीज अभी हमने जब कल बच्चन जी का वो हिंदी साहित्य का आदिकाल करा रहे हैं उसमें भी ये बात हुआ था ना कि पिसेल के संबंध में हमने बताया था कि जिन पिसेल को मुनिजन विजय ने पाणिनि कहा था हिंदी के लिए, अपभ्रंश का पाणिनि, तो वहां पे भी ये बात हुआ था। गुलेरी जी के रहते हुए अपभ्रंश पे उतना रिसर्च वाली चीजें बाहर आ नहीं पाई और शुक्ल जी ने उसका उपयोग किया है, और तो वहां पे भी ये बात कही गई है। और इन्होंने भी अपने इसमें कहा है कि गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में जो लिखित दोहा है, प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल प्रतिरोध में जो संग्रहित रचनाएं उनका विद्वतापूर्ण विवेचन किया। उनके समय तक कहते हैं कि अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं मिल पाई थी उनके जीते जी। सन 1916 में कहते हैं हरप्रसाद शास्त्री हैं, 1916 की बात है, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बौद्ध कान वो दोहा भी उनके देखने में नहीं देख पाए। वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। कौन? देश के पूर्वांचल में गुलेरी जी नहीं कर पाए। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्ल जी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी। इतिहास के पहले संस्करण की भूमिका में वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के थे। ये भी एक आरोप लगता है। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी शुक्ल जी ने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि वे सदा से अपभ्रंश को भाषा काव्य के तहत माना जाता रहा है। वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। तो वे क्या कहते हैं अपभ्रंश को? कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी, प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर विरोध और मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का विचार भोज और मुंज के समय 1050 में पाते हैं, तो दूसरी ओर
वे बौद्ध सिद्धों की भाषा का भी पुरानी हिंदी मानते हैं। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि रोचक अंतर विरोध है। एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार वो मानते हैं कि भोज और मुंज के समय में है, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इस संदर्भ में विशेष रूप से सिद्ध कंडप्पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कंडप्पा का काल संवत 900 के उपरांत ठहराया है। राहुल जी काव्यधारा 1945 में जो रचना है लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। राहुल जी क्या लिखते हैं कि काव्यधारा अपनी रचना में कि पूरा जो अपभ्रंश है वो साहित्य, पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है। उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला ही नहीं है, सारा का सारा जो है पुरानी हिंदी है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है सुबंत प्रीणंत या शब्द रूप या धातु रूप की शैली में दोनों पाली और प्राकृत ने ही संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन देखने को मिलता है। उसने नए सुबंतों त्रिणंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि में संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का जात्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम रख देते हैं सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पे राहुल जी ने काव्यधारा जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरा अपभ्रंश साहित्य जो है वो पुरानी हिंदी है, ये इन्होंने माना है। तो पहले और पीछे का कोई झमेला ही नहीं है उनके यहाँ, सीधे सीधी बात है। वे अपभ्रंश को क्या है संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं राहुल जी, उनका कहना भी है। और उनकी दृष्टि में जो संस्कृत से पाली प्राकृत तक भाषा विकास जो हुआ है वो कहते हैं अविच्छिन्न रहा है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से भी विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का कहते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन है। इसीलिए वो सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में राहुल जी समेट लेते हैं और इसका नाम सिद्ध सामंत काल रख देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं, जैसे राहुल जी तो माने, लेकिन यहाँ पे जैसे द्विवेदी जी हैं इन्होंने साफ साफ अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा, निकट कहा था, ये ध्यान रखना है। उन्हीं के शब्दों में कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। वो खुद कह रहे हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 जो है ईस्वी, इनकी रचनाओं को वे आदि काल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने दो श्रेणी में बांटा। एक माना कि जो जैन प्रभाव से उत्पन्न जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश है उनकी रचना, दूसरा मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचना। प्रथम श्रेणी में कौन सी आएंगी? हेमचंद का व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि इनके दोहे और अब्दुल रहमान का संदेश रासक प्राकृत पेंगुलम में, ये सभी ये उदाहरण में लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में कहते हैं कि रासो काव्य की गणना हो गई। लोक भाषा के साहित्य के वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य द्विवेदी जी मानते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो हमें जैसे राहुल जी का हमने देखा काव्यधारा में उन्होंने अपनी बात रखी, ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सीधे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते, ये दिमाग में रखना है। और वो अपने में ये कहते हैं तो ये स्टेटमेंट सीधे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये बात कौन कहता है? और 1000 से 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के तहत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को कितनी श्रेणी में? दो श्रेणी में बांटा है। एक जैन प्रभाव से उत्पन्न, दूसरा मूल रूप से अत्यंत भिन्न हुई लोक भाषा की रचना। पहली श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि इनके दोहे, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, प्राकृत पेंगुलम इनमें उदाहरण में लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में रासो काव्य की गणना करते हैं। लोक भाषा के साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी अलग मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जैसे संदेश रासक है, तो संदेश रासक की गणना जो है द्विवेदी जी वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं कि ये जो संदेश रासक है परिनिष्ठित अपभ्रंश के तहत आता है। फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। ये भी है कि संदेश रासक को साफ साफ कह रहे हैं कि परिनिष्ठित अपभ्रंश में रख दिया गया, फिर भी नहीं समझ आता इसको आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। कीर्ति लता के औहट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है।
अपभ्रंश की शेष रचनाओं को, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी आती हैं। शुक्ल जी जो है वो सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये तो स्पष्ट है। सिद्ध कण्डापा इनकी रचनाओं को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एक बात साफ हो जाएगा कि वो ये कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, और जो उनके गीत हैं उनकी भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। तो अंतर है। शुक्ल जी जैसे सिद्धों की भाषा को साफ साफ कह दिया कि उनकी जो रचनाएं हैं वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य हो गई। लेकिन आप स्पेशली जब सिंध कढ़ापा की बात करें तो दो चीजें हैं। जब सिंध कढ़ापा जो है ये उपदेश दे रहे हैं तो उपदेश इनकी पुरानी टकसाली हिंदी वाला है, और जब गीत की बात आ रही है तो गीत की भाषा इनकी पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली वाला है। यही भेद हम आगे चलकर अगर आप देखें तो कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में भी देखने को मिलेगा। जैसे साखी है, साखी की भाषा तो कहते हैं कि खड़ी बोली राजस्थानी मिश्री सामान्य शतुकड़ी है, पर जब रमैनी की पदों की भाषा में देखें तो रमैनी में ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली। और ये पता है एग्जाम में क्वेश्चन भी ये आया हुआ है। ये जो है जो इस तरीके से है कि साखी के संदर्भ में देखें तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्री सामान्य शतुकड़ी है, लेकिन रमैनी के जो पद है वो किस लैंग्वेज में, ये रमैनी जो है ना ये ब्रज में है, और कहीं कहीं तो रमैनी पूर्वी बोली में भी है। कुछ चरिया गीतों की भाषा को सुकुमार सेन जो है वो अपने बांग्ला साहित्य के इतिहास में औहट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धनाथों का प्रभुत्व प्रभाव पड़ा है, ये बात सत्य है। किन पे, किन की बात की जा रही है? हिंदी निर्गुण संतों की मान्यता और रचना पर। जो सिद्धनाथ थे उनका प्रभुत्व प्रभाव हिंदी के निर्गुण संतों पर देखने को मिलता है, ये चीज है। रामविलास शर्मा, अब देखिए जैसे राहुल जी का पहले डिफेंड हुआ, फिर शुक्ल जी का, अब रामविलास शर्मा जो है ये क्या कहते हैं? रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला मानते हैं, कि जो आधुनिक आर्य भाषा है वो अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। रामविलास शर्मा वो निकट मानते थे, और बाकी राहुल जी और शुक्ल जी ये लोग तो मानते ही थे। रामविलास शर्मा उसको आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते हैं। वे भाषा वैज्ञानिकों को उचित परिचित अवधारणा को कि संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास साफ इनकार करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि आद्य, मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नशीनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। किशोरीदास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज है और उनके अपने आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। तो इन्होंने सीधे उठा के किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा जो ये कहा गया है इसी को उठा के यहाँ पे कोट कर दिया है। साहित्यिक भाषा के समानांतर जो है लोक भाषाओं की भी अपनी धाराएं बहती रहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह, देखिए क्या कहा जा रहा है, साहित्य की जो भाषा है वो कृत्रिम नहर की प्रवाह है, तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी। भाई साहित्य की भाषा जो है कहते हैं वो कृत्रिम आवरण से भी बद्ध हो सकता है, लेकिन बात करें लोक भाषा जो बोला जाता है वो तो नेचुरली होता है, प्रवाहमान नदी की तरह। जैसे नहर का जल होता है बहुत कुछ स्थिर है, समरूप है, धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन जो नदी का जल होता है कह रहे वो चटुल है, विषम रूप है, गत्यात्मक, और इसलिए उसमें ताजगी है और मिठास भी है। वैसे ही लोक भाषा है स्वतः प्रवाहमान नदी, उसमें मिठास है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया है वो सही है, यानी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की कह रहे नसेनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया वो बात सही है। किसने कहा? बच्चन जी ने कहा। पर ये प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी तो रामविलास शर्मा ने खंडन किया तो ठीक है, लेकिन आप प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कह दे रहे हो, नकली कह दे रहे हो, ये तो कोई बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है कि वो नकली है।
प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा ये भी कहा जाता था कि प्राकृत और अपभ्रंश संस्कृत की अपेक्षा ज्यादा मधुर थे। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से ही निर्मित हुई होंगी। उनकी ध्वनियां आसमान से तो नहीं टपकी हैं, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना स्वाभाविक नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चन जी ये कह रहे हैं कि कभी भी जैसे होता नहीं कि कोई चीज पे अति आत्मविश्वास वो भी बुरी चीज है। आप इतना आत्मविश्वास है कि पूरा लैंग्वेज जो चल रहा था इसमें पूरा खारिज करते हो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये कह रहे हैं अगर प्राकृत और अभ्रंश सच में नकली होता, यदि वे कृत्रिम होते, तो बौद्ध सिद्ध और जैनियों ने जो धर्म के उपदेश के लिए इनका सहारा ले लिया, भाई वो क्यों लेते ऐसा? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग, ये तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अपभ्रंश का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया है? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों ने योग किया। बौद्ध सिद्ध और जैनियों ने अपने उपदेश के लिए इसका प्रयोग किया। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं सदी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापद, विभक्ति, परसक का प्रभाव भी देख सकते हैं। इनके माध्यम से ब्रजीय, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक भी मिल जाती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूप, कथानक, रूढ़ी आदि को सीधे लोक से लिया गया है। अपभ्रंश की क्या खासियत है? करे बहुत सारी कथानक रूढ़ियों को सीधे लोक से उठाकर अपभ्रंश में ले लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है, उसको आप छोड़ नहीं सकते और आप उसको नकली भी नहीं कह सकते। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। इंपॉर्टेंट लाइन, कभी भी अपभ्रंश साहित्य पे लिखिए तो अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। तो पहले रामविलास शर्मा जी को इतना कह कह के जो है बच्चन जी ने याद दिलाया है कि ज्यादा वो होता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ भी कह जाओ, तो ये मत कहो। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में कहते हैं कि काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन मानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में ये सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और तो दोहा, तो कभी कविता सवैया, तो कभी हरिगीत का, तो कभी मुक्त छंद, होता है कि नहीं? कभी चर्या गीत, कभी दोहा, कभी कवि सवैया, कभी हरिगीत का, कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य का समाज संपृक्त इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृत में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृत से लेते हुए भी अपभ्रंश क्या है? लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्ण करता हुआ लगता है। छंद उसे लोक से लिया है। लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा करने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहा बंद के तहत ही माना जाता रहा है। तो दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति और धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोरठा भी दोहा बंद के तहत ही माना जाता रहा है। दूसरा छंदबद्ध क्या है? पद्धड़िया या अलिल्लाह। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त शूर ने अल्लाह का प्रयोग किया है। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यो दोहा चौपाई पद्धति का पहला प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरापाद मालूम होते हैं। सूफियों की मसनबी और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। तो दूसरा छंदबद्ध क्या है? पद्धड़िया आली। ये छंद चौपाई से मिलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्सुर ने अलिल्लाह का प्रयोग किया है। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा।
ये दोहा चौपाई पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरापाद मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मशनबी और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में भी यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पद में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं लिया गया है, बल्कि वस्तु तत्व भी लिया गया है। कबीरदास में जो उलटबाजियां और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, वे चर्या पदों में पहले से ही थे। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का एक तिहाई अंश इसी छंद में लिखा गया है। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पे, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कबीरदास में जो उलटबाजियां और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते थे, चर्या पद में पहले से ही थे। आरंभ में रास एक गेय छंद था। शुरुआत में क्या था? रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का एक तिहाई अंश इसी छंद में लिखा गया। बाद में रासो काव्य की परंपरा चल पड़ी और उसमें भी छप्पे, कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि क्या थे? लोकप्रिय छंद। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत है और कुछ अस्वीकृत भी हो गए हैं। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया है कि ये काव्य रूप उनकी प्रकृति के अनुकूल थे। और जैन अभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात की सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत ये कहाँ लिखे गए हैं? बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य ये है कि अभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई है, उस मात्रा में ना गुजराती को मिला और ना बांग्ला को। ये भी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैन जो है वो अभ्रंश काव्य जो है, जैन का आप देखो अभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए। बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश और चर्या गीत आप बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र में देख लो। तो आश्चर्य की बात है ना कि अभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को मिला, उतना ना गुजराती को ना बांग्ला को मिला है। अभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत है। अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृश्यों से अभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है, मतलब करना ही चाहिए। अभ्रंश काव्य को मोटे तौर पे 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य, बौद्ध जैनेतर साहित्य। अभ्रंश के अंतिम काल 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक और अवहट में लिख रहे थे। विद्यापति एक तरफ जो है अवहट में लिख रहे थे और दूसरी ओर मैथिली में। इनके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ हो गई। अतः अभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे जो है अभ्रंश के संबंध में हमने काफी विस्तार से पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है अभ्रंश काव्य से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।